नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 4 है कृषि, उसको स्टार्ट कर चुके हैं और कृषि के बारे में और कृषि के प्रकारों के बारे में हमारा जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम पढ़ चुके हैं। ये है हमारा पार्ट सेकंड जहाँ पर हम मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मुख्य फसलें जो भी हैं, जो भारत की मुख्य फसलें हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो धीरे धीरे एक एक फसल को लेकर के फिर हम उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो फसल है वो है हमारी चावल। अब दोस्तों देखिए, चावल और गेहूं में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में समानता रखती हैं। चावल जो है वो एक ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल जो है वो ग्रेमिनी कुल का पौधा है, यानी ग्रेमिनी कुल हर एक पौधे की एक कुल होती है, एक प्रजाति होती है, एक वंश होता है। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो चावल और गेहूं दोनों के दोनों किस वंश के हैं? ग्रेमिनी वंश के हैं। तो ये आपको याद रखना है कि चावल जो है वो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। पहली चीज हमें क्लियर हो गई। क्या लिख के आएंगे अगर चावल के बारे में पूछ लिया जाए तो चावल एक ग्रेमिनी कुल का पौधा है। पहली चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज है दोस्तों कि अगर चावल का उत्पादक क्षेत्र देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा भारत में ही है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जहाँ पर चावल बोया जाता है वो कहाँ है? भारत में है। अब ज़्यादा क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पादन होगा ऐसा हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस ज़मीन पर हम उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पर हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं की बात करें तो गेहूं की जो बाली होती है उसमें हो सकता है कि गेहूं के जो कण हैं, गेहूं के जो बीज हैं या जो भी आप मान सकते हैं, हो सकता है उनकी संख्या कम हो। तो क्षेत्रफल तो भारत में ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, चावल और गेहूं दोनों में। तो ये आपको याद रखना है। क्या इसमें क्या चीज़ आपको याद रखनी है? दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि विश्व में चावल की खेती के अंतर्गत, विश्व में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर चावल की खेती के अंतर्गत देखा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो किस देश में है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। किंतु देखिए क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, यानी फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हम बात करें कि बाकी के जो भी देश हैं, मान लीजिए कि वो 100 हेक्टेयर की ज़मीन पर जो है खेती कर रहे हैं चावल की, और भारत जो है वो कितनी कर रहा है? मान लीजिए कि 200 हेक्टेयर की कर रहा है। और एक और देश है, मान लीजिए कि जैसे चाइना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हो गया इंडिया, ये हो गया अदर कंट्री, कोई भी अदर कंट्री हो गया, कोई भी अदर देश हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो चाइना मान लीजिए कि 150 हेक्टेयर की ज़मीन पर चावल की खेती कर रहा है। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? भारत में है, क्योंकि यहाँ पर 200 हेक्टेयर ज़्यादा ज़मीन है। और यहाँ पर मान लीजिए कि चावल हुई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए इतने कम होते नहीं लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 150 क्विंटल जो है चावल हुए, 150 क्विंटल, और यहाँ पर जो है मान लीजिए कि 200 क्विंटल चावल हुए। अब वो तो वहाँ की ज़मीन, वहाँ की खाद, वहाँ के बीज पर डिपेंड करता है, अलग अलग जगह का उत्पादन होता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर 100 क्विंटल हुए। तो इंडिया और चाइना में अब हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल तो इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन अगर उत्पादन देखा जाए तो उत्पादन 200 क्विंटल चाइना में ज़्यादा है। तो ऐसा ही एक्चुअल में है कि चावल की खेती विश्व में देखा जाए तो चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल तो भारत का है, लेकिन उत्पादन में देखा जाए तो उत्पादन में भारत प्रथम नहीं है, भारत से आगे निकल गया है चाइना। तो क्या लिखेंगे हम? किंतु उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।
अब यही चीज़ सेम किसके लिए रहेगी, यही चीज़ सेम गेहूं के लिए रहेगी। गेहूं भी हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन क्षेत्रफल का हमें पता नहीं है गेहूं में कि सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत का है या नहीं। गेहूं में क्षेत्रफल सर्वाधिक नहीं है हमारा, लेकिन अगर उत्पादन देखा जाए तो उत्पादन का भारत में, गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है चाइना के बाद। चलिए वो फिलहाल हम एक बार चावल देखते हैं, उसके बाद हम गेहूं के बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ पर आती है कि चावल, ठीक है चावल की खेती तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, लेकिन ये आप बताइए कि इसके लिए मिट्टी किस प्रकार की चाहिए होती है। तो इसके लिए क्या, अब देखिए धीरे धीरे हम मृदा पढ़ेंगे, या मृदा वाला टॉपिक अगर आपकी प्रीवियस क्लासेस में तो आप वहाँ पर पढ़ के आए होंगे कि मृदा जो है वो कई प्रकार की होती है, जिनमें से जो जलोढ़ मृदा होती है वो क्या होती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है कि किसी नदी है, मान लीजिए कि कोई नदी है, अब नदी पानी के साथ साथ पहाड़ों से कंकर पत्थर और अवसाद वगैरह बहा करके लाती है, और वो जो अवसाद वगैरह बहकर आते हैं वो आसपास के मैदानों में बिछ जाते हैं। तो जो मैदानों में बिछ जाते हैं जलोढ़ को हम जल रोड भी एक तरह से समझ सकते हैं कि जल के द्वारा रोड कर लाई गई, यानी जलोढ़ मृदा। तो ये जो जलोढ़ मृदा ये काफ़ी उपजाऊ होती है, तो इसके लिए चावल की खेती के लिए जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह चिक्का चिक्का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। चिक्का जो है मृदा के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं चिक्का, जिसकी वजह से जो मृदा होती है उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी अगर उसमें हमने सिंचाई कर दी तो जल ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक उस मृदा में रहेगा। तो यह चिक्का युक्त, कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा, चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा में जिसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, ब्रैकेट क्लोज, में बढ़ता है। यानी चावल की खेती किसमें की जाती है, चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा की जाती है। अब देखिए इसके लिए सिंपल सी बात है कि चावल के लिए बहुत ज़्यादा हमें वर्षा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो जो चावल है विश्व के कौन से इलाके में होगा, तो विश्व के उस इलाके में होगा जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो आपको पता है कि वर्ल्ड में अगर पूरे विश्व की बात की जाए, पूरी धरती की बात की जाए, तो विषुवत रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है, यानी उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज सबसे ज़्यादा पड़ता है। सूरज ज़्यादा पड़ता है तो सूरज जब ज़्यादा पड़ेगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्प बन के पानी ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब जब वाष्प बन के ज़्यादा पानी ऊपर जाएगा तो ज़्यादा बादल बनेंगे, ज़्यादा बादल बनेंगे तो वर्षा ज़्यादा आएगी। इसका मतलब है कि जहाँ पर सूर्य ज़्यादा दिन रहता है, यानी कौन सी विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, और वो कौन सा क्षेत्र होता है, तो सिंपल सी बात कि इसका उत्पादन, या हम सिंपली कहें कि भारत में इसका उत्पादन, या फिर हम ये कहें कि विश्व में इसका उत्पादन, देखिए सिंपली भारत तो नहीं कह सकते, विश्व में इसका उत्पादन जो है वो कहाँ कहाँ होता है। विश्व में इसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि इसका उत्पादन किस इलाके में होता है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है और चावल को जो है वर्षा की अधिकता की ही ज़रूरत होती है। चलिए ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर चावल के बारे में पूछ लिया जाता है, बस इतनी सी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चावल के बारे में बताइए, या चावल किस क्षेत्र में बोए जाते हैं, या चावल जो मुख्य फसल है भारत की उस पर एक टिप्पणी लिखिए, या फिर भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहली जो फसल थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड फसल की हम बात करते हैं जो कि है गेहूँ।
अब फ्रेंड्स इसमें से हम कुछ ही पार्ट इसका मिटा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इनमें से बहुत सारा पार्ट तो हमें दोबारा से यूज़ आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने क्या पढ़ा कि दूसरी जो फसल है हमारी गेहूँ, वो भी चावल के समान ही कौन से कुल का पौधा है, वो भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है। और विश्व में गेहूँ के उत्पादन में, बिल्कुल गेहूं के उत्पादन में भारत का चीन के बाद जो है दूसरा स्थान है। तो ये चीज़ भी कॉमन हो गई कि गेहूं के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। और पहली बात कि गेहूं भी चावल की तरह ही बिल्कुल ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चले ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि जो गेहूँ है उसके लिए कैसी दशाएं चाहिए, कैसी वर्षा चाहिए, कैसी धूप चाहिए, धूप ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये कौन सी ऋतु में बोई जाती है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है रबी की फसल है, गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। रबी, अब आप इसे ट्रिक से याद करेंगे कि रबी का रै उठाएंगे तो रजाई। रजाई किस ऋतु में ओढ़ी जाती है? शीत ऋतु में ओढ़ी जाती है। तो इसका जो बुआई होती है, इसकी बुआई शीत ऋतु में होती है, यानी ये शीत ऋतु में बोई जाती है। अब ये बोध तो दी जाती है, लेकिन जब इसका वर्धन काल होता है, मतलब जब ये बड़ी होती है, यानी जब गेहूं जो है वो बढ़ रही होती है, गेहूं के पौधे जब वो बढ़ रहे होते हैं, तब उन्हें मध्यम तापमान की व वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्धन काल में मध्यम तापमान मतलब ठीक ठाक तापमान, ज़्यादा ऊंचा ना हो, व वर्षा की आवश्यकता होती है। इसी के साथ गेहूं में क्या होता है कि गेहूं के पौधे जब बिल्कुल सूख जाते हैं, तब उनमें से गेहूं किस प्रकार से निकाली जाती है, उसमें से हार्वेस्टर वगैरह लगा करके वहां से गेहूं निकाली जाती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि गेहूं का पौधा बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो इसकी कटाई के समय तथा कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई हमें कि इसकी कटाई के समय हमें तेज धूप की ज़रूरत होती है। तो चलिए गेहूं के बारे में बस इतना ही। 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? कि पहली चीज़ तो ये कि एक ग्रेमिनी कुल का पौधा है, बिल्कुल चावल की तरह। दूसरी चीज़ ये है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, बिल्कुल ये भी चावल का बिल्कुल कॉमन पॉइंट हो गया। तीसरी कॉमन पॉइंट ये हो गई कि गेहूँ की अगर बात की जाए तो गेहूँ रबी की फसल है। रबी का मतलब जो ट्रिक हमने याद रखी, रजाई किस ऋतु में ओढ़ी जाती है? शीत ऋतु में। तो इसकी जो बुआई होती है, यानी इसको शीत ऋतु में बोया जाता है। उसके बाद इसके वर्धन काल में मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा की आवश्यकता होती है। और जब इसकी कटाई की जाती है तो उस समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो फसलें हैं, नेक्स्ट 2 फसलें हमने ली है, मिलेट और मक्का। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों मिलेट में मोटे अनाजों को सम्मिलित किया जाता है। अब ये मोटे अनाज हैं क्या? मोटे अनाजों में किन किन फसलों को सम्मिलित किया जाता है तो ये हम जानते हैं। तो बेसिकली जो ज्वार, बाजरा, रागी और इसके साथ जो है मक्का जो है उसको भी मोटे अनाज में सम्मिलित किया जाता है। यानी ये जो 4-5 फसलें हैं इनको मिलेट कहते हैं। इन सभी फसलों की एक कैटेगरी बना दी गई जिनको मिलेट कहते हैं। अब ये जो सारे के सारे मोटे अनाज है ये कम उपजाऊ भूमि में भी उग सकते हैं और इनके लिए बलुई मृदा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका जो उत्पादन है वो राजस्थान का जो बागड़ का एरिया है, जहाँ पर जो भूमि जो है वो कम उपजाऊ है, तो वहाँ पर इन सभी का उत्पादन किया जाता है। जो ज्वार, बाजरा, यहाँ पर जो हमने नहीं लिखा है, तो जो भी आप कर सकते हैं कि जौ, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये सारी की सारी जितनी भी फसलें हैं इनको मिलेट के अंतर्गत रखा जाता है, मोटे अनाजों के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन मक्का हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि मक्का को हम अलग से पढ़ रहे हैं। मक्का जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? एक तो कि इनकी जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी चेंज है, इनके यूजेस कुछ एक्सटर्नल आ जाते हैं जिसकी वजह से हम इनको अलग से पढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट सभी मोटे अनाज जिसमें सम्मिलित हैं।
जैसे जौ, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाली मिलेट फसलें, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद ये कम उपजाऊ है, बलुई मृदा में उगाई जा सकती है, मतलब अगर भूमि हमारी कम उपजाऊ है तो वहाँ पर भी ये अनाज उग जाएंगे। तो इसके बारे में अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर अगर आप समझते हैं चीज़ों को तो यहाँ पर चीज़ें आपको ना सिर्फ समझ आती हैं बल्कि साथ के साथ याद भी होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक फसल को हम बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें मक्का, तो मक्का को हमने इनके साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि एक तो इसमें थोड़ी सी चीज़ अलग है कि बाकी के जितने भी मिलेट अनाज हैं उनके लिए कम उपजाऊ मृदा चल सकती है, बट मक्का के लिए हमें कैसी मृदा चाहिए, इसके लिए हमें उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। तो पहला जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया कि एक तो यहाँ पर उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, दूसरी चीज़ कि इसके लिए मध्यम तापमान, यानी अब आपको यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होगा इस लाइन को पढ़ने से कि इसके लिए मध्यम तापमान व वर्षा इतना तो ठीक है और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि तापमान मध्यम चाहिए और एक तरफ कह रहे हैं कि अधिक धूप चाहिए, तो इसमें फिर क्या हमें समझ आता है, या तो अधिक धूप चाहिए या फिर तापमान मध्यम चाहिए। अधिक धूप होगी तो तापमान भी तो ज़्यादा होगा ना। तो इसका इन द सेंस है कि यहाँ पर धूप तो चाहिए लेकिन तेज धूप नहीं चाहिए, धूप तो चाहिए लेकिन तेज धूप नहीं चाहिए, मध्यम धूप चाहिए लेकिन ज़्यादा दिनों तक धूप चाहिए। किसकी फसल के लिए? मक्के की फसल के लिए। चलो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि इसके लिए मध्यम तापमान व वर्षा, यानी तापमान और वर्षा तो मध्यम सी हो, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा बहुत अधिक हो, ये चीज़ ठीक है। और धूप जो है वो अधिक दिनों तक होनी चाहिए, यानी अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसमें उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब मक्का की जो फसल है उसके दाने निकाल करके जो भी कचरा वगैरह बचता है तो उसे आपको पता है कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें बायोडीजल बनाया जाता है। और बायोडीजल आपको पता है कि मक्के की फसल लेने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनसे हम क्या तैयार करते हैं? बायोडीजल तैयार करते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि वाहनों के लिए यूज़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोडीजल हो रहा है। तो चलिए, बायोडीजल बनाने के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है? मक्के की फसल का उपयोग किया जाता है। यानी मक्के की जब फसल ले ली जाती है तो उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो ये एक नया कंसेप्ट है, नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आजकल आपको पता है कि बायोडीजल डीजल की बजाय ज़्यादा बायोडीजल हमारे ट्रेंड में है आजकल। चलिए, अब इसके जो उत्पादक देश है, अब इसके उत्पादक देश भी कुछ ही हैं। उत्तरी अमेरिका है, ब्राज़ील है, रूस है, कनाडा है और भारत में भी कुछ मात्रा में आजकल बायोडीजल जो है बन रहा है। तो ये दो फसलें हमने मेनली पढ़ी। मिलेट फसलों में कई सारी फसलों को हमने देख लिया, उसके बाद हमने मक्का की फसल जानी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ फसल हमारी। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कपास की फसल के लिए। कपास की जो फसल है ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फसल रहती है, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस इस पर रहते हैं। कपास की जो फसल है वो हमें पता है कि कपास की फसल से हमें कॉटन प्राप्त होता है और कॉटन से जो वस्त्र बनते हैं यानी सूती वस्त्र बनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं, उनकी फैक्ट्रीज के लिए कच्चे माल का काम करता है। तो इसके लिए भी ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो कपास है वो ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित की जाती है। यानी अगर हम काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में इसको उत्पादित करते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होती है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर दो ही चीज़ें मुख्य कौन कौन सी की है? काली या जलोढ़ मृदा में पैदा की जाती है। काली मिट्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से जो लावा निकलता है तो वो लावा की जो चट्टानें होती है, बेसाल्ट चट्टानें, उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है क्योंकि वो जल चुकी होती है। ठीक है, तो ये जो है काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई होती है वो तो उपजाऊ होती ही है, ये हमें क्लियर हो गई। काली और जलोढ़ मृदा में पैदा की जाती है इसकी वृद्धि के लिए। अब इसकी वृद्धि के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? कि उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, हल्की वर्षा की ज़रूरत होती है और 100 से 200 दिन पाला रहित होने चाहिए, यानी वहाँ ठंड नहीं पड़नी चाहिए, पाला रहित और तेज चमकीली धूप की इसको आवश्यकता होती है। किसको? कपास को। ये चीज़ हमें पता चल गई। और कपास जो है वो रोपण कृषि है, यानी यहाँ पर क्या है कि अगर एक बार हम जो कपास के पौधे जो है वो लगा देते, कपास के बीज डाल देते, जिससे वो जो पौधे हैं वो पनप जाते हैं और फिर उसके बाद जो कॉटन पिकिंग होती है वो कॉटन कई बार निकाली जाती है। एक बार निकाल करके फिर उसको नष्ट नहीं कर दिया जाता है, उसको कई बार उसमें से कॉटन जो है निकाली जाती है, यानी 2-3 पारियों में उनको कॉटन को निकाला जाता है। चलिए, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद ये सूती वस्त्र उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ये चीज़ भी बहुत सिंपल है। इसके जो उत्पादक देश है वो कौन कौन से हैं? चीन,
USA, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र आदि। आगे आदि ज़रूर लगाइएगा क्योंकि सिर्फ यही देश नहीं है, बाकी के भी कुछ देश हैं, लेकिन मुख्य अगर देख लिया जाए तो मुख्य यही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हम इनका विजुअलाइज भी करते जा रहे हैं कि कौन सी कपास की जो है कपास कौन सी फसल होती है। तो साथ के साथ आपको स्क्रीन पर डायग्राम्स भी दिखाई दे रहे हैं साथ में फसलों के। चलिए जिससे आपको चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी और याद रहेंगे बकायदा आपको। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट पटसन। पटसन जो है एक रेशे की फसल होती है जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है और उससे जो है फिर हम क्या करते हैं कि कपड़े वगैरह वस्त्र वगैरह बनाने में उसको यूज़ किया जाता है। वैसे मतलब वस्त्र तो नहीं, अन्य सामग्रियाँ बनाने में उसका बहुत उपयोग होता है। इनको सुनहरा रेशे के रूप में भी जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में विकसित होती है। पटसन की जो फसल होती है वो किस में होती है? जलोढ़ मृदा में विकसित होती है। उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। मतलब भारी वर्षा होगी तो वहाँ पर उच्च तापमान अपने आप होगा, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा तापमान हो वहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो पटसन और कपास के बारे में जान लिया, बाकी सभी फसलों के बारे में हमने जान लिया है। नेक्स्ट जो हमारी फसलें हैं वो है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हम वहाँ पर लिखेंगे वो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम जान लेते हैं कॉफ़ी और चाय के बारे में। कॉफ़ी जो है देखिए फ्रेंड्स, एक कहवा नाम का पौधा होता है, कहवा और कहवा नाम के पौधे के जो बीज होते हैं उन्हीं से कॉफ़ी बनाई जाती है। सिंपली अगर हम देखें तो हालांकि हमारा जो है बड़ी क्लासेस में आप कहवा की फसल के बारे में जानेंगे, क्योंकि कहवा ही एक्चुअल में पौधा तो कहवा ही होता है, खेती तो कहवा की ही होती है। कहवा के अंदर जो कॉफ़ी निकलती है, यानी जो बीज निकलते हैं उनको सुखा करके कॉफ़ी बनती है। तो मेनली अगर देखा जाए तो कॉफ़ी के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। क्योंकि चाय और कॉफ़ी एक ऐसी फसलें हैं जिनके लिए मैं एक बात बता दूं कि आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन रेगुलर पानी की आवश्यकता होती है। रेगुलर लेकिन थोड़े पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, रेगुलर यानी लगातार, लेकिन थोड़े थोड़े पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए इनकी जो खेती है ज़्यादातर ढाल वाले इलाकों में की जाती है। यहाँ पर पानी इनको चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी हो जाए तो इनके लिए ख़राब हो सकता है। तो अगर ढाल वाला है, मान लीजिए कि यहाँ पर कॉफ़ी के पौधे उगाए गए हैं, कहवा के पौधे उगाए गए हैं, तो यहाँ पर जब हम पानी डालेंगे तो इस ढाल के जरिए ये जो पानी है वो नीचे उतर जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें मंद ढाल की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर कॉफ़ी के लिए चाय के लिए हमने लिखा है कि मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ताकि पानी इनको मिले। लेकिन ज़्यादा पानी अगर मिल गया तो ये ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा पानी की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पानी की इन्हें रेगुलर आवश्यकता होती है। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। इसीलिए इन्हें पर्वतीय इलाकों पर उगाया जाता है, ताकि वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा उन पानी को ग्रहण ना करे, पानी जो है ढाल के द्वारा नीचे आ जाए। इसके लिए गर्म व आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। सुअपवाहित का मतलब है कि अगर दोमट मृदा के ऊपर पानी डाला जाए तो जो चिक्का नामक पदार्थ है वो पानी को अवशोषित ना करे, पानी को नीचे जाने दे। यानी इनको पानी मिल गया, जितनी आवश्यकता थी उतना रख लिया, बाकी पानी को ये जाने दे। सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि कॉफ़ी और चाय के लिए पानी किस तरीके से चाहिए होता है। मतलब पानी लगातार चाहिए होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी इनकी जड़ों में नहीं रहना चाहिए। चलिए, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। अब जो पर्वतीय ढाल है वो अधिक उपयुक्त हो गई कि अगर हमने बार बार पानी दिया, हमारा जो है समतल मैदान है वहाँ पर अगर हम बार बार ज़्यादा पानी देंगे तो वो पानी क्या होगा, वहीं पर जमा रहेगा। और पानी अगर ज़्यादा देर तक जड़ों में जमा रहेगा तो वो फिर खराब करेगा। लेकिन अगर पर्वतीय ढाल है तो वहाँ पर जब पानी देते जाएंगे तो वो फिर पानी जो है नीचे जाता जाएगा। चलिए, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो ब्राज़ील में होता है। उसके बाद चाय की बात करें तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। पेय फसल है और इसमें क्या होता है कि उसमें तो बीज निकलते हैं, कहवा के पौधे में बीज निकलते हैं। लेकिन कॉफ़ी का जो पौधा होता है, चाय का जो पौधा होता है, उसमें से चाय की पत्तियां चुनी जाती हैं। और इन पत्तियों को चुनने के लिए जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इनकी पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है।
इनके कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्ष भर यानी लगातार इनको पूरे साल वर्षा चाहिए होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। संवितरित का मतलब है एक समान वर्षा। ऐसे नहीं है कि किसी मौसम में बहुत अधिक वर्षा हो रही है और किसी मौसम में बहुत कम वर्षा हो रही है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं। यहाँ पर समवितरित यानी एक समान वितरित और उच्च वर्षा मतलब थोड़ी सी ज़्यादा वर्षा की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ताकि वर्षा होती रहेगी, ढालों से नीचे पानी जाता रहेगा, वर्षा होती रहेगी, ढालों से नीचे पानी जाता रहेगा। इनको पानी चाहिए भी, लेकिन ज़्यादा देर तक ये जो जड़ें हैं उन पानी संचित भी नहीं रहना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 4 का, उसमें मुख्य फसलों के बारे में हमने जाना। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 जो हमारे चैप्टर 4 का कृषि, यहाँ पर मुख्य फसलें हमारी रही थी, तो पार्ट 2 में हमने इनको जो है कवर कर लिया है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने साथ में ही इनको समझा होगा फसलों के बारे में, साथ के साथ कुछ एक फसलें जो आपको याद भी हो गई होंगी। और अगर आपको इनको रिवाइज करना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आएगी और याद हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।